गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसके साथ ही साथ कीमत रेखा क्या है, उसमें परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, उन अवधारणाओं पर चर्चा की थी। आज हम उदासीनता वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि इन उदासीनता वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को हम आसानी से समझ सकते हैं। एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से और जो दी हुई कीमतें होती है उन कीमतों को वह ध्यान में रखकर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। एक उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब वह वस्तुओं के ऐसे संयोग क्रय कर रहा होता है जिससे उसमें अपने क्रय करने में कोई परिवर्तन करने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, और वह संतुलन में तब है जब अपनी कुल मुद्रा व्यय के विभिन्न वस्तुओं में वितरण के विषय में वह संतुलन अवस्था में होता है। अर्थात इन जो तटस्थता वक्र है इसमें भी हम ये मान्यता लेते हैं कि एक जो उपभोक्ता है वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है, अर्थात उपभोक्ता को हम विवेकशील मान लेते हैं। और ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन हेतु कुछ शर्तों की ये शर्तें पूरी होना आवश्यक है। उसमें सबसे पहली शर्त है कि जो उदासीनता वक्र है और जो बजट रेखा या जो कीमत रेखा है वो एक दूसरे का स्पर्श करें। अर्थात कीमत रेखा, जैसा हमने पहले देखा कि कीमत रेखा का तात्पर्य है कि यह वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और जो दोनों वस्तुएं उनकी दी हुई कीमतों पर वह उसको खरीद सकता है। अर्थात कीमत रेखा ये बताती है हमें कि दी हुई आय एवं कीमतों पर उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का उपभोग करना संभव है। जैसा कि हमने यहाँ एक PQ जो एक कीमत रेखा बनाई है, उपभोक्ता की आय दी हुई है 240 रुपये, X वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई, Y वस्तु की जो कीमत है वो 6 रुपये प्रति इकाई है। अर्थात वह अपनी आय से यदि सारी ही वस्तुएं X वस्तु खरीदता है तो वह X वस्तु की 2 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 120 वस्तुएं खरीद सकता है। अर्थात वह OQ मात्रा पूरी की पूरी ले सकता है। और यदि वह सारी ही Y वस्तु की इकाइयाँ खरीदता है तो 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 40 जो मात्राएं हैं वह Y वस्तु की प्राप्त कर सकता है। अर्थात ये जो हमारा OP और जो OQ है ये हमारी कीमत रेखा है, PQ जो है वो हमारी कीमत रेखा है। उसकी जो सीमा है वो जिसका हम जो ढाल है वो निकाल सकते हैं, P प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, और ये जो निकाला जाता है ये है, इसको कीमत रेखा के ढाल को हम निकाल सकते हैं कि आय में हम जो OP का मतलब है आय में हम Y वस्तु की मात्रा का भाग देते हैं, Y वस्तु की कीमत का भाग देते हैं, और OQ जो हम कीमत रेखा निकालते हैं, जो कीमत रेखा का जो ढाल निकाला जाता है वो OP अपॉन OQ, अर्थात आय में Y वस्तु की कीमत का भाग देते हैं। और जैसा कि मैंने आगे इसके OP का तात्पर्य है I अपॉन Y वस्तु की कीमत, और OQ का तात्पर्य है I अपॉन X वस्तु की कीमत। अर्थात ये जो हमने ढाल निकाला है कीमत रेखा का ढाल वो है प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, जो 2/6 अर्थात 1/3 आता है। तो यहाँ पर हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कीमत रेखा और उदासीनता वक्र, कीमत रेखा जो तटस्थता वक्र को IC3 के
आर बिंदु पर स्पर्श करती है, IC3 से ऊंचे किसी भी अन्य उदासीनता वक्र को वो न तो काटती है और न छूती है। यहाँ पर आर बिंदु पर एक्स और वाई वस्तु के ये जो है आर बिंदु, ये एक्स और वाई वस्तु के अनुकूलतम संयोग को बताता है, जो संतुलन की स्थिति पे उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का द्योतक है। क्योंकि इसके अलावा कोई भी और अन्य जो संयोग है वो है IC1 पर MN और IC2 पर ST, जो संतुलन के बिंदु है। यहाँ इन चारों बिंदुओं पर उपभोक्ता को कम संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वे IC1 और IC2 पर स्थित हैं, जो कि IC3 उदासीनता वक्र से नीचे स्थित है। जबकि जो R बिंदु है, इससे ऊपर कोई भी संयोग वह प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात वह IC4 पर नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसकी I सीमा से बाहर है। अतः जिस बिंदु पर कीमत रेखा और उदासीनता वक्र की वह स्पर्श रेखा है, वहीं उपभोक्ता का संतुलन होगा, अर्थात जो हमारी पहली शर्त है वो R बिंदु पर पूरी होती है। अब है हमारी एक और दूसरी जो शर्त है वो है कि ये जो हमने साम्य बिंदु बताया R बिंदु, इस बिंदु पर हमारी कीमत रेखा अर्थात OP अपॉन OQ या प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, ये जो कीमत रेखा का ढाल है ये, और हमारी उदासीनता वक्र अर्थात जो उदासीनता वक्र है उसका ढाल अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए। जैसा कि हमने रेखा चित्र में देखा कि जो PQ हमारी कीमत रेखा है, अर्थात PQ जो कीमत रेखा इसका ढाल है OP अपॉन OQ, जिसके माध्यम से हमने उसको यहाँ पर प्रूव करने का प्रयास किया है कि प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ हमने कैसे निकाला। OP का मतलब है I अपॉन PY, इनकम अपॉन Y वस्तु की कीमत, और जो हमने OQ निकाला है वो है I अपॉन X वस्तु की कीमत, उसके माध्यम से कीमत रेखा का ढाल आता है प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। उसी तरह उदासीनता वक्र का ढाल अर्थात जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है कि Y वस्तु X वस्तु में परिवर्तन से Y वस्तु में कितना परिवर्तन होता है, वह सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाता है, और वह जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वही हमारी उदासीनता वक्र का ढाल है। तो जो दूसरी शर्त है कि जो MRS X4Y का मतलब है IC का ढाल, वो कीमत रेखा के ढाल अर्थात प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y के बराबर हो। MRS X4Y का मतलब है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y का मतलब है OP अपॉन OQ। अर्थात साम्य बिंदु पर जो हमने R साम्य बिंदु बताया है, उस साम्य बिंदु पर हमारी उदासीनता वक्र अर्थात IC3 और जो हमारी कीमत रेखा है PQ, उन दोनों का ढाल समान होना चाहिए, जैसा कि हम यहाँ बता सकते हैं। तो उपभोक्ता का जो संतुलन है वो ये शर्त जब पूरी होती है कि साम्य बिंदु पर जो हमारी प्रतिस्थापन की दर है और जो कीमतों का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन इन दो शर्तों के पूरे होने से ही जो है वो उपभोक्ता संतुलन में नहीं हो सकता, उसके लिए एक तीसरी शर्त की पूर्ति होना आवश्यक है। अर्थात यदि कीमत रेखा जो है वो हमारे IC कर्व को स्पर्श कर रही है या प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो दोनों वस्तुओं के कीमत अनुपात के बराबर हो, यह आवश्यक शर्त तो है, लेकिन ये जो दोनों जो हमने पहले शर्तें बताई ये आवश्यक तो है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक और शर्त पूरी होना आवश्यक है कि जो हमारा उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, अर्थात वस्तु X की वस्तु Y के लिए जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो संतुलन बिंदु पर अवश्य घटती हुई होनी चाहिए। जैसा कि हम इस R बिंदु पर हम देख रहे थे
कि जो हमारी संतुलन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है और उपभोक्ता जो है वो अपने अनुकूलतम वस्तुओं के संयोग को व्यक्त भी करता है। इसलिए हमारा यहाँ पर जो आर बिंदु है वो स्थायी संतुलन होगा। लेकिन जैसा कि हम यहाँ इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि IC1 का जो S बिंदु है वो भी संतुलन बिंदु है, किंतु यहाँ पर वह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर अर्थात जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होने की बजाय वह कॉनकेव है अर्थात वह नतोदर है। क्योंकि जो IC रेखा है वो इसके S बिंदु पर स्पर्श तो कर रही है, लेकिन ये जो बिंदु S है इसके द्वारा जो व्यक्त संयोग है वो स्थायी संतुलन की अवस्था नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ संतुष्टि अधिकतम नहीं है, क्योंकि ये जो बिंदु है ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है और इसके बाद भी इसी उदासीनता वक्र का जो हमारा आर बिंदु है वो एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर स्थित है अर्थात IC2 पर स्थित है। इसलिए जो उपभोक्ता है वो इसी कीमत रेखा पे चलकर वह इस S बिंदु की बजाय R बिंदु पर जा सकता है अर्थात जो R बिंदु है वो S बिंदु की तुलना में अधिक संतुष्टि देगा। इसका तात्पर्य है कि जो हमारे IC2 पर जो हमारी कीमत रेखा है वो उसकी स्पर्श रेखा तो है ही, उसके साथ साथ जो हमारी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो घटती हुई है अर्थात जो उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर अर्थात कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसका तात्पर्य है कि हमारे उपभोक्ता के संतुलन हेतु ये जो निम्न शर्तें हैं ये पूरी होना आवश्यक है। कौन सी? पहली है कि कीमत रेखा तटस्थता वक्र का, पहली जो हमारी शर्त है वो है कि कीमत रेखा जो है वो तटस्थता वक्र का स्पर्श करे। दूसरी है कि साम्य बिंदु पर वस्तु x की वस्तु y के लिए जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है अर्थात जो तटस्थता वक्र का ढाल है वो और कीमत रेखा का ढाल अर्थात दो वस्तुओं की कीमतों का जो अनुपात है वो समान हो अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर और कीमत दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनका अनुपात समान हो। और तीसरी जो आवश्यक शर्त है स्थायी संतुलन हेतु वह है कि जो तटस्थता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो, तभी उपभोक्ता स्थायी संतुलन की स्थिति में, साम्य की स्थिति में होगा। इसके लिए कुछ मान्यताएं भी निर्धारित की गई है कि उपभोक्ता का संतुलन कब हो सकता है। उसके लिए हम उन मान्यताओं के आधार पर ही हम उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वो मान्यताएं हैं कि उपभोक्ता के पास जो उदासीनता मानचित्र है उसकी उसे पूर्ण जानकारी है अर्थात उपभोक्ता को एक दिया हुआ उदासीनता मानचित्र है जो कि उसकी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच में जो उसकी पसंदगी का क्रम है उसको बताता है। दूसरा है कि उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए एक निश्चित मात्रा में मुद्रा आय जो है वो दी हुई है और वो अपनी इस आय को दो वस्तुओं पर खर्च करता है, उसको खर्च करना है। तीसरी है कि जो वस्तुएं हैं उन दोनों वस्तुओं की कीमतें भी दी हुई है, वो उन कीमतों को न तो बदल सकता है और न उसकी कमियां, वह वस्तु की कमियां अधिक मात्रा खरीद के उन कीमतों को परिवर्तित करने का या प्रभावित नहीं कर सकता उनकी कीमतों को। इसके साथ ही जो वस्तुएं हैं उसमें प्रत्येक वस्तु की जो इकाइयां हैं वो समरूप हैं अर्थात बिल्कुल एक जैसी हैं और प्रत्येक वस्तु जो है वो पूर्णतः विभाजनीय है, विभाज्य है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जो शर्त है, मान्यता है, वो है कि उपभोक्ता जो है वो हम उसे विवेकशील मानकर चलते हैं और वो बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यय करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। अर्थात इस जो टॉपिक में हमने देखा कि एक उपभोक्ता है उसके संतुलन हेतु उसे इन तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए उसे इन
तीन शर्तों के पूरी होने पर ही एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है, अर्थात वह अधिकतम दी हुई आय और दी हुई कीमतों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। धन्यवाद।